Jai Hind everyone, welcome to Major Kashi classes. My name is Priyanka Singh. I am the faculty of arithmetic and reasoning, and today students we are going to discuss reasoning model paper for FCAT. So without wasting time, let's start with the question paper. Right here students, question is कि आपको बोला गया है, ये एनालॉजी का क्वेश्चन है. एनालॉजी के क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है कि इफ pellet is related to easel and easel is related to brush, then how is textbook is related to lesson plan and lesson plan will be related to something else. Right? पहली बात, pellet होता क्या है बच्चों? pellet is a प्लेट जहाँ पे वो पेंटर लोग जिस प्लेट पे ब्रश को वो कलर्स पेंट करते हैं ना, राइट? तो उस प्लेट को हम बोलते हैं pellet. और एजल होता है जिस पे पेंटर्स अपना वुडन ब्लॉक होता है जिसपे पेंटिंग टिका के रखते हैं, तो वो उस वुडन स्टैंड को हम क्या कहते हैं? एजल. एंड ब्रश इज यूज्ड फॉर पेंटिंग. इज दैट क्लियर? तो एवरीथिंग इज रिलेटेड टू थिंग्स इन अ पैटर्न, राइट? तो टेक्स्ट बुक एक थिंग है जो हमारी बुक है, उसके रिलेटेड हम लेसन प्लान बनाते हैं और वो लेसन प्लान किससे रिलेटेड होगा? अब बच्चों आर्टिस्ट तो हो नहीं सकता, टीचर या तो रिपोर्ट कार्ड, पेंट से भी हमारा कोई लेना देना नहीं है. बट टीचर बच्चों यहाँ पे जो लास्ट में चीज आ रही है वो थिंग है. इट इज नॉट एन ह्यूमन बीइंग और इट इज नॉट अ लिविंग बीइंग. इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा हमारा? रिपोर्ट कार्ड. इज दैट क्लियर? तो ये स्टडी से रिलेटेड था. यहाँ पे जहाँ पे हमारा पैलेट रिलेटेड था एजल से, एजल रिलेटेड था ब्रश से, तो आपका आंसर इसका आ जाएगा रिपोर्ट कार्ड. अगले सवाल की तरफ चलते हैं. अगला सवाल है बच्चों, यहाँ पे ये लिखा हुआ है पिट्यूटरी ग्लैंड. ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड आपकी अगर ब्रेन में है तो थाइमस ग्लैंड कहाँ पे होती है? इज दैट क्लियर? भाई बायोलॉजी, जीके और जीएस के भी क्वेश्चंस एनालॉजी में पूछे जाते हैं, इस वजह से आपके स्टैटिक जीके और जनरल अवेयरनेस के इनफैक्ट आपके जीके के क्वेश्चंस आपके स्ट्रांग होने चाहिए. इज दैट क्लियर? तो पिट्यूटरी ग्लैंड बच्चों हमारी होती है ब्रेन में. सिमिलरली थाइमस ग्लैंड हमारी होती है चेस्ट में. यही वो ग्लैंड है जो हमारे व्हाइट ब्लड सेल रिलीज करती है चेस्ट से, जिसको हम बोलते हैं टी लिम्फोसाइट्स. इज दैट क्लियर? तो आंसर यू विल बी योर चेस्ट. अगले सवाल की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इफ रिमोट इज रिलेटेड टू, लिख लेते हैं पहले रिमोट. इफ रिमोट इज रिलेटेड टू KYSPGS एंड सेम वे ब्रांड इज रिलेटेड टू इंडियन आर्म फोर्सेस, जिसे ज्वाइन करने के लिए लाखों लड़के और लड़कियां एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, एफकैट, एमएनएस, एयरफोर्स एक्स एंड वाई, नेवी, एसएसआर एंड आर्टिफिशियल अप्रेंटिस, इंडियन कोस्ट गार्ड और आर्मी सोल्जर जैसे कई दूसरे परीक्षा में हर साल भाग लेते हैं, बट मात्र कुछ ही सफल हो पाते हैं. इसका प्रमुख कारण है सही ढंग से आपकी तैयारी का ना होना. मेजर कल्सी क्लासेस के साथ आपको मिलता है तैयारी का पूरा मौका. जुड़िए हमारे ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम से, जहां आपको मिलेंगे वन ऑफ द बेस्ट टीचर इंडिया के, जो आपको देंगे बेहतरीन गाइडेंस. बेस्ट बुक डिफेंस ओरिएंटेड, जो केवल डिफेंस के लिए प्लान करके आपके कॉम्पिटिशन्स के लिए प्रिपेयर की गई हैं. आपको फिट रखने के लिए बेहतरीन फिजिकल ट्रेनिंग सेशन, जहां आप अपनी फिटनेस को अप टू द मार्क कर सकते हैं. डाउट काउंटर फैसिलिटी, जहां अपने अंदर किसी भी तरह की कमी हो, इंडिविजुअल कोई भी प्रॉब्लम हो, बिना हेजिटेट हुए एक एक समस्या का बेहतर निवारण ले सकते हैं आप डाउट काउंटर फैसिलिटीज के माध्यम से. स्पेशल करंट अफेयर सेशन और मंथली यूनिट टेस्ट, और इसके साथ साथ हर महीने आपको मौका मिलेगा ऑल इंडिया मॉक टेस्ट के भी माध्यम से, जहां आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि आखिर इस एग्जाम के रियल ग्राउंड पे आप कहां स्टैंड करते हैं और कैसे खुद पे आपको काम करके बेहतर करके आने वाले आगामी एग्जाम में अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित करना है. तो आज ही एडमिशन लीजिए और पाइए 2000 का कैशबैक. अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9696330033 पर या फिर विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर. तो डिफेंस में जाना अब होगा आसान, क्योंकि एमकेसी में पढ़ेगा तभी फौजी बनेगा इंडिया. जय हिंद, जय भारत. IRDTC, then how will you write mobile, right? स्टूडेंट्स, जब भी आपको कुछ ना समझ में आए तो आप क्या करें? अगर आप लिंक नहीं कर पा रहे तो आपका सबसे पहला काम होता है कि चीज़ों को आप नंबरिंग कर लें, राइट? नंबरिंग कैसे की जाती है? नंबरिंग हम क्लास में एकदम अच्छे तरीके से याद कराते हैं. R का 18 होता है, R 8 की तरह बन रहा होता है, तो R को हम क्या बोलते हैं? 8 तो होगा नहीं, क्योंकि H का 8 हम याद करते हैं, तो R 18 होता है. E 5 होता है. M 13 कैसे याद करते हैं कि मैं तेरा हीरो, तो M का 13, O 15, T 20 मैच पता ही है सबको, और E का 5 होता है. K का क्या होता है बच्चों? किंग्स 11 बन जाए तो K का पोजीशन इज 11. Y 25 सबको याद रहता है. S 9 की तरह बनता है बट ये होता 19 है. P
16, G7 सबमिट सबने सुनी है, S का क्या हो गया 19। अब बच्चों जब हमने यहाँ से लिंक करने की कोशिश की तो हमने सबकी वो पोजीशन कर लेते हैं पहले। B का 2, R का 18, A 1, N 14, D 4, I 9, R 18, D 4, T 20 और C 3। तो अब बच्चों जब हमने यहाँ पे देखने की कोशिश की, हमने कहा यहाँ पे हो क्या रहा है, तो हमने कहा कि अगर यहाँ पे सबसे पहले आप फॉरवर्ड चेक करते हैं, फिर आप रिवर्स चेक करते हैं, कॉमन तो यहाँ कुछ है ही नहीं है, पोजीशंस की तो इंटरचेंजिंग है ही नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या आएंगे, सीधा क्रॉस पे आएंगे। ये एक पैटर्न, फिक्स पैटर्न होते हैं जहां से हमें होके ये चेक करना होता है कि लेटर्स को कैसे हमें ढूंढना है। तो हमने कहा कि अब क्रॉस पे चेक करते हैं। क्रॉस पे चेक किया, इसका पोजीशन, अब बच्चों जैसे ही हम इसे नंबरिंग कर लेते हैं तो ये लेटर कोड से ये चेंज हो जाता है हमारा नंबर सीरीज में या नंबर कोडिंग में, राइट। हमने इसको अल्फाबेटिकल कोड से हमने ट्रांसफर कर लिया नंबर कोडिंग में। तो हमने कहा 18 से +1 हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है यहाँ पे भाई +1। 5 से क्या हो जा रहा है +2 7 हो जा रहा है। 13 से क्या हो जा रहा है +3 16 हो जा रहा है। 15 से +4 हो जा रहा है। 20 से +5 हो जा रहा है और 5 में +6 हो रहा है। तो क्या हो जा रहा है बच्चों +1 +2 +3 +4 +5 +6 हो रहा है, बट इन रिवर्स ऑर्डर हो रहा है ये सारी चीजें। सिमिलरली देखते हैं इसमें भी हमारा ये चीज फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो B का C तक गया यानी +1 हुआ, 18 का 20 तक गया +2 हुआ, ठीक है। 1 का 4 तक गया फिर +3 हुआ, 14 से 18 के बीच में +4 और D का 9 तक +5। सिमिलरली अब आप इसका भी आंसर निकाल सकते हैं। M का पोजीशन क्या है 13, O 15, B 2, I 9, L 12 और E 5। M में +1 करेंगे यानी यहाँ पे आंसर्स कैसे आएंगे +1 +2 +3 +4 और +5 तक जाएंगे एवरीवन, राइट। तो M का 13, दैट मीन्स यहाँ पे आना चाहिए आपका N, लास्ट टर्म N आना चाहिए यानी ये ऑप्शन ऑलरेडी एलिमिनेटेड। इज दैट क्लियर। एंड O का पोजीशन इज 15 एंड +2 विल बी 17। 17 Q कैसे याद किया बच्चों 17 क्वीन यानी क्वीन रानी, रानी 17 पे खतरा, तो 17 का पोजीशन क्या होता है क्वीन का होता है। तो N के बाद आना चाहिए Q, जो कि बच्चों सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन में है। इसका मतलब हमारा आंसर इज B। दैट मीन्स इसको आप सॉल्व करेंगे, हमने ऑप्शन एलिमिनेशन से डायरेक्टली हमने क्या कर दिया है आंसर B। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम डिक्शनरी एंड डिक्शनरी से आपको क्या करना है, डिक्शनरी में आपको चेक करना है कि कौन से लेटर किसके किसके सीक्वेंशियल हम डिक्शनरी में कैसे लेटर्स अरेंज करते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि भैया RS सब में कॉमन है। अब आप अल्फाबेटिकली बच्चों यहाँ पे कोई भी लेटर लिखा हो आपको उसका मतलब ना भी पता हो तो उससे आपको कोई मतलब नहीं होता, जस्ट यू हैव टू अरेंज इट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। RES तक सबका कॉमन था एंड देन उसके बाद ABCD में आपका कौन सा लेटर आता है, पहले O आता है कि T आता है कि फिर P आता है। तो सबसे पहले आपसे पूछा गया है लास्ट, तो क्लियर है कि O के बाद P आता है और P के बाद T आता है, तो दैट मीन्स आंसर विल बी D ऑप्शन। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन, दैट इज दिस। अब यहाँ पे बच्चों हमने आपको बताया या तो पहले पोजीशन चेक करते हैं फिर कॉमन चेक करते हैं, फॉरवर्ड रिवर्स। अब ये क्या है यहाँ पे डायरेक्टली दिख रहा है C इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं X भी इन्वॉल्व है, B इन्वॉल्व है, B के साथ Y भी इन्वॉल्व है और हमने C का X कैसे याद किया है, C का ऑपोजिट इज X, तो हमने क्या याद किया है 6 याद किया है, या तो क्रैक 6 के स्पेलिंग में क्या याद किया है CIX, या तो हमने क्रैक से याद किया है। B के ऑपोजिट के लिए Y के लिए हमने याद किया है बाय, ठीक है। F के ऑपोजिट U के लिए हमने याद किया है था फन, और आपका D के ऑपोजिट W के लिए हमने याद किया था ड्यू। ये सारी चीजें क्लास में हुई है। इज दैट क्लियर। तो हमने देखा कि F का ऑपोजिट क्या किया है इन्होंने, F और D के ऑपोजिट्स को आपस में इंटरचेंज करके फिर लिखा हुआ है। और G का ऑपोजिट क्या होता है भाई, GT रोड याद किया है, तो G का ऑपोजिट विल बी T एंड देन F का ऑपोजिट U तो होगा ही लास्ट में। तो पहली बात वो ऑप्शन होगा जहां पे T और U होगा, यानी ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता। अब J का ऑपोजिट Q होता है, कैसे याद किया बच्चों, जंगल क्वीन, तो J का ऑपोजिट Q यहां जाएगा क्योंकि रिवर्स होना है। और H का ऑपोजिट क्या होता है S, हाई स्कूल याद किया है, HS के लिए हमने क्या याद किया है हाई स्कूल। तो ये सारे बच्चों ये सारी ट्रिक होते हैं, दैट मीन्स ये ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट। आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे रिवर्स आर इन्वॉल्व। ओके, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल इज ये देखो बच्चों, ये है फिगर क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन। फिगर क्लासिफिकेशन दैट मीन्स वन ऑफ दिस फिगर इज नॉट सिमिलर टू द रेस्ट ऑफ द
3 फिगर्स। तो राइट, यहाँ पे अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो हर फिगर में यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे है 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा, बट इस फिगर में आप देखेंगे दिस इज मोर देन 90 डिग्री, सो ऑप्शन नंबर विल बी सी, राइट। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल बच्चों ये फिर से ये फिगर एनालॉजी का क्वेश्चन आ गया। इसमें से 3 फिगर्स आपस में रिलेटेड होंगे और एक फिगर आपस में डिफरेंट होगा। इस फिगर को देखते हैं हम क्या किया। ये आपको एक कोई पर्टिकुलर फिगर दी हुई थी, इस फिगर को देने के बाद इन्होंने क्या किया है कि यहाँ पे एक फिगर, एक पार्ट, नीचे वाला पार्ट उठा के ऊपर रख दिया है और ऊपर वाला पार्ट उठा के नीचे रख दिया है, राइट। अब ये चेक करते हैं दूसरे में भी यही चीज हुआ है कि नहीं। हमने देखा है वन पार्ट इज दिस वन एंड अदर पार्ट इज दिस वन, और ये पार्ट यहाँ आ गया और ये पार्ट यहाँ आ गया। सिमिलरली गोज विद दिस वन एंड दिस वन। बट बच्चों लास्ट फिगर को अगर हम देखें तो इसके साथ क्या होना चाहिए, ये फिगर यहाँ आना चाहिए, इसका मतलब ये फिगर ऐसा होना चाहिए, अपसाइड शुड बी शेडेड, एंड ये फिगर में क्या होना चाहिए, डाउन साइड शुड बी शेडेड। तो आंसर विल बी डी। डी इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल द रेस्ट ऑफ द फिगर्स। इज दैट क्लियर? तो अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा ये भी फिगर क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। मैक्सिमम वैरायटी रखने की कोशिश की गई आपके 35 क्वेश्चंस में, और मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही टच करने की कोशिश की है। फिगरल सीरीज, आपकी फिगर क्लासिफिकेशन, फिगर एनालॉजी, डॉट पैटर्न, इन सब से बहुत ज्यादा क्वेश्चन होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। वेन डायग्राम, राइट, तो उन सबके क्वेश्चन यहाँ लिए गए हैं। अब हमने इस फिगर को देखा बच्चों, तो क्या हो रहा है, अगर इसको आप ऑब्जर्व करें तो इस फिगर के लेफ्ट हैंड साइड पे ये लाइन है, राइट। इसका अगर माउथ ओपन साइड, डाउन साइड खुला हुआ है तो ये इसका क्या है, लाइन जो है वो लेफ्ट हैंड साइड है। ये ऊपर क्या, अब ये फिगर यहाँ पे राइट साइड हो गई, इस फिगर के राइट साइड हो गई। अब हम देखते हैं वही सीक्वेंस बनेगा, या तो सब में राइट राइट हो जाए या तो सब में लेफ्ट लेफ्ट हो जाए। तो हमने इस फिगर को ऑब्जर्व किया, ये अगेन इस फिगर के लेफ्ट साइड पे है और सिमिलरली ये इस फिगर के लेफ्ट साइड है। तो आंसर विल बी बी। बी इज डिफरेंट फ्रॉम दी अदर फिगर्स। ओके, दिस इज अ फिगरल सीरीज क्वेश्चन। फिगरल सीरीज के क्वेश्चन को हम कैसे देखते हैं, पहले आप फर्स्ट 2 फिगर्स को ऑब्जर्व करें कि हो क्या रहा है। हमने देखा यहाँ लिखा था 1 4 6 और यहाँ लिखा था 3 7 5, फिर ये हो गया 5 4 3 और 6 7 1। क्या यहाँ पे क्रॉस में नंबर्स को इंटरचेंज कर दिया गया है? वही चीज हुआ है। इस फिगर से यहाँ तक जाने में क्रॉस को नंबर से इंटरचेंज कर दिया है। अगले फिगर में बच्चों क्या किया है, वही लाइन के नंबर्स यहाँ पे भी हैं, वही लाइन के नंबर्स यहाँ पे भी है, बट ये क्या है, साइक्लिक मूव हो गया है। 4 इधर चला गया, 3 आगे और 5 लास्ट में, यही चीज हुआ है, साइक्लिक मूव हुआ है। और सिमिलरली नीचे वाली लाइन में भी एक साइक्लिक मूव हुआ है। यानी अभी 2 पैटर्न हमें क्लियर हो गए, एक में पहले में इंटरचेंज कर रहा है, सेकेंड में साइक्लिक मूवमेंट हो रहा है। एक और पैटर्न देखते हैं। हमने कहा अब यहाँ पे फिर क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी क्रॉस इंटरचेंज हो रहा है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ 6 चला गया, यहाँ 7, यहाँ 5, यहाँ 4। सिमिलर केसेस हो रहा है, फिर यहाँ पे साइक्लिक मूवमेंट होगा, यानी कि ये चीज सही लिखी हुई है। अब जो फिगर आना चाहिए बच्चों, उस फिगर में क्या होना चाहिए, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3, वो फिगर होगा जहाँ पे ऊपर 5 और नीचे 3। यानी ऑप्शन ए तो हो ही नहीं सकता और सी तो हो ही नहीं सकता, या तो ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन डी होगा। ऊपर जाएगा 1 और नीचे आएगा 6, 1 और 6, 1 और 6। बट क्या ये नंबर्स चेंज होते हैं बच्चों? ये नंबर्स वैसे के ऑटोमेटिकली वो के वैसे ही रहते हैं, राइट। तो हमने कहा ऊपर 7 ही रहेगा, नीचे 4 ही, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। इज दैट क्लियर? एक साइक्लिक मूव, एक क्रॉस में इंटरचेंज था पोजीशन, फिर एक साइक्लिक मूवमेंट था, ये आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अगला इज अगेन फ्रॉम अ फिगरल सीरीज क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमने देखा कि फर्स्ट 2 में क्या किया गया। फर्स्ट 2 का अगर आप ऑब्जर्व करें तो बच्चों लास्ट के 2 रोज तो सिमिलर एज इट इज लिखी गई है, बस फर्स्ट को इंटरचेंज कर दिया, सर्कल को यहाँ कर दिया है और स्क्वायर को यहाँ पे कर लिया है। अगली फिगर को कंपेयर करते हैं, सर्कल और स्क्वायर एज इट इज है, अब सेकंड वाले को इंटरचेंज किया है, प्लस को यहाँ कर दिया और क्रॉस को यहाँ कर दिया। तो आप मुझे बताएं अगले फिगर में सबसे पहली बात, ऊपर तो सर्कल और स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ पे ये फिगर तो होगा ही नहीं होगा, क्योंकि सर्कल और स्क्वायर फिक्स्ड होना चाहिए। ये प्लस और क्रॉस भी फिक्स्ड होना चाहिए, यानी प्लस और क्रॉस फिक्स्ड होना चाहिए। और लास्ट वाले में हमारा ये फिगर यहाँ आ जाएगा और ट्राइंगल यहाँ चला जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट। यहाँ पे तो इसी को इंटरचेंज कर दिया है, इनका कोई मतलब नहीं है, तो दैट इज ऑप्शन सी इज। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी। दिस इज अगेन अ फिगरल सीरीज क्वेश्चन, एंड बच्चों फिगरल सीरीज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्वेश्चंस डू कम फ्रॉम दिस टॉपिक, राइट, तो यू हैव टू फोकस ऑन इट। लेट्स ऑब्जर्व कि इसमें हुआ क्या है। कि यहाँ पे हमने देखा बच्चों, यहाँ पे 2 लाइंस थी,
अगले फिगर में यहाँ पे अंदर वाली लाइन को हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, 3 लाइन्स हुई। नेक्स्ट फिगर में यानी एक बार में +1 हुआ, नेक्स्ट फिगर में यहाँ पे रोटेट कर दिया गया। अब अगले फिगर में फिर +1 एक लाइन ऐड हुई है एंड देन फिर रोटेट कर दिया गया है। दैट मीन्स इसके अगले फिगर में क्या इसी फिगर में एक लाइन और जुड़ जानी चाहिए। लेट्स सी, यानी ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, यानी 2 ऑप्शन हमारे बच गए। अब बाहर वाली लाइन को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 2 लाइन है, एक लाइन इसमें बढ़ाई गई है। क्या की गई है, +1 किया गया बाहर वाली लाइन में एंड देन सिमिलर फिगर को कांस्टेंट मेंटेन किया गया, उसमें कोई रोटेशन नहीं की गई है। नेक्स्ट फिगर में फिर यहाँ पे क्या हुआ है बच्चों, फिर रोटेशन +1, राइट। यहाँ पे भी रोटेशन +1 था, रोटेशन +1 एंड देन फिगर इज कांस्टेंट, अगेन द फिगर इज कांस्टेंट। सो नाउ दिस विल बी +1 रोटेशन +1 एंड रोटेशन, यानी एक स्ट्रिंग इसमें और ऐड होगी और फिगर रोटेट करेगा। दैट मीन्स ये वाला फिगर आपका ऑब्जर्व होगा। ये फिगर एक ऐड करेंगे आप और ये फिगर एक और रोटेट हो चुका होगा, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। इज दैट क्लियर? इसी तरह आपको हर पैटर्न को ऑब्जर्व करना है बच्चों। बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं जो कि आप अगर सिंपल ऑब्जर्वेशन से भी आंसर निकाल सकते हैं। इज दैट क्लियर? Let's move on to next question. Again, this question is from figure analogy. If this figure is related to this, then how will this figure will be related to this one, right? And you have to find out from the options. अब अगर हम इन दोनों फिगर्स को देखें तो हमने क्या कहा, ये शेडेड था और ऊपर शेडेड था, नीचे ब्लैंक था। बट नेक्स्ट फिगर में क्या है, नीचे शेडेड होगा, ऊपर ब्लैंक हो गया। एंड जस्ट इसका हाफ फिगर रिप्रेजेंट किया है बच्चों यहाँ पे, एंड इस फिगर का जस्ट हाफ यहाँ पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। इज दैट क्लियर? तो हो क्या रहा है कि अगले फिगर में भी ये जो इसका शेडेड पोर्शन है ये हाफ होके लेफ्ट हैंड साइड आएगा, यानी कि ये फिगर कुछ आपका ऐसे और शेडेड हो जाएगा, है ना। ये फिगर आधा शेडेड और ऐसे हो जाएगा और ऊपर वाला फिगर जस्ट इसका हाफ और ब्लैंक रहे। तो ऊपर वाला ब्लैंक, नीचे वाला शेडेड, ये तो सब में किया है। बट हमें ऑब्जर्व करना है कि ये जो शेडेड पार्ट है ये राइट साइड हो, यानी इसमें होगा और इसमें होगा, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। इसमें देखा ये फिगर तो ये तो अननेसेसरीली क्रिएट किया गया ना स्टूडेंट, ये सर्कल है तो ऑब्वियसली फिगर इज डी, राइट। अगले सवाल पे चलते हैं। Question number 13. This is a completion of figure question, right? You have to complete this figure by using the 4 options. Okay. अगला फिगर जो होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको सिंपली दिख रहा है कि यहाँ पे एक लाइन ऐसी बननी चाहिए एंड देन ये ट्राइंगल ऐसे मीटअप करना चाहिए। यहाँ पे ये लाइन तो है नहीं, यहाँ पे ये 2 लाइन है और ये सर्कल क्या यहाँ पे भी लाइन कंस्ट्रक्ट करनी चाहिए यहाँ पे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इज दैट क्लियर? अगले सवाल की तरफ चलते हैं। फिर ये कंप्लीशन ऑफ फिगर इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी क्वेश्चन एंड यू कैन डू इट बाय सिंपली अप्लाइंग अ लिटिल बिट ऑफ माइंड, यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन। एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम पेपर फोल्डिंग, राइट। एक सर्कल दिया हुआ है, सर्कल के आपने एजेस को ऐसे फोल्ड कर दिया तो ये इसी के ऊपर ओवरलैप कर गए, ऐसे हो गया। अब इसको आपने ट्विस्ट टर्न किया है, राइट। अब ये फिगर कैसा हो गया बच्चों, अगर ये फिगर ऐसा है और इसको हमने इसके ऊपर पेपर ओवरलैप थे, अब यहाँ से फोल्ड करने का मतलब है ये नीचे आ गया। अब इन्होंने कट कहाँ पे किया है, कट इन्होंने 2 जगह पे किया है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं बच्चों मिरर इमेज के आप कंसेप्ट से बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब जैसे ही हमने देखा इतने सारे कट्स तो आएंगे नहीं, इस क्वेश्चन का हैक यही है बच्चों कि क्या इस सेक्शन में कोई भी ट्राइंगल का कट आएगा, यहाँ पे नीचे कोई कट नहीं आएगा बच्चों। दैट मीन्स ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। ऑप्शन या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, और सीधी सी बात है ऑप्शन नंबर सी होगा बच्चों, क्योंकि जब यहाँ पे आप कट लगाएंगे तो इसके एजेस पे कट क्रॉस आ जाएगा, यहाँ पे क्रॉस आ जाएगा, राइट। सो दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी। इज दैट क्लियर? अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दिस इज अ मिरर इमेज क्वेश्चन, मिरर इमेज एंड वाटर इमेज क्वेश्चन। आई ऑलवेज से बच्चों की मिरर इमेज वाटर इमेज के क्वेश्चन फ्री के नंबर देके जाते हैं। बस आपका एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जो भी चीज जितने पास दिख रही है वो चीज उतने पास होगी। लेट्स सपोज दिस इज ट्राइंगल, दिस इज सर्कल एंड दिस इज समथिंग एंड दिस इज लॉन्गर ट्राइंगल। अब यहाँ पे अगर मिरर रखी हुई है तो आपकी जो इमेज बनेगी, ये ट्राइंगल तो एकदम पास, जो चीज जितने पास वो चीज उतनी पास अपीयर करती है। तो यहाँ स्क्वायर, अब यहाँ पे स्क्वायर हो गया, यहाँ पे ये ट्राइंगल का टिप क्या बच्चों मिरर के पास है, तो आप टिप को मिरर के पास ड्रॉ करके दूर से उसका बेस बनाएंगे। इज दैट क्लियर? और सर्कल तो एज इट इज आ गया। यानी मिरर इमेज में क्या होगा, एरो अगर मिरर के पास दिख रहा है तो यहाँ पे भी एरो मिरर के पास आना चाहिए। तो पहली बात तो एरो सर्च करो, ये तो इन्वर्स कर दिया गया है, मिरर इमेज का मतलब ही नहीं रह गया। और मिरर इमेज को अगर हम कह दें मिरर को डाउन साइड लगा दें तो यही हो जाता है हमारी वाटर इमेज। इज दैट क्लियर?
इसी को हम बोल देते हैं वाटर इमेज। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे हमें वो ऑब्जर्व करना है जहाँ पे जो एरो है वो सबसे पहले मिल जाए, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए इज देयर, अदरवाइज ए, सी, बी एंड डी आर नॉट पॉसिबल। ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा बच्चों, क्योंकि जो चीज जितने पास है वो चीज उतने ही पास अपीयर करेगी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको बोला गया है प्रोफेसर, पोस्ट ग्रेजुएट एंड एम्प्लॉयड। इज दैट क्लियर? प्रोफेसर आर पोस्ट ग्रेजुएट्स, but students, employed person can be graduate and postgraduate and can be and professors are already employed. Is that clear? तो भाई पोस्ट ग्रेजुएट होने के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट होंगे तभी आप क्या होगा, आप प्रोफेसर बनेंगे। और एम्प्लॉयड क्या सिर्फ इतने ही एम्प्लॉयड थोड़ा होते हैं, एम्प्लॉयमेंट में तो सारे सब लोग आ जाते हैं। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे आपका आ गया पोस्ट ग्रेजुएट और यहाँ पे आ गया प्रोफेसर एंड दिस इज एम्प्लॉयमेंट। इज दैट क्लियर? तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। अगला सवाल इज फ्रॉम वेन डायग्राम स्टूडेंट्स। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम वेन डायग्राम और इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं। हमने यहाँ पे क्या देखा, हमें गिवन है कि ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स लीडर्स, ठीक है, ट्राइंगल रिप्रेजेंट लीडर्स, ये रिप्रेजेंट कर रहा है लीडर्स को, एंड सर्कल रिप्रेजेंट्स इंडियंस को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, एंड योर रेक्टेंगल रिप्रेजेंट सिंगर्स, दिस रिप्रेजेंट सिंगर्स। इज दैट क्लियर? अब हम आते हैं अपने असली सवाल पे। हमारा सवाल स्टूडेंट्स ये है, स्टडी द डायग्राम एंड आइडेंटिफाई द सिंबल विच रिप्रेजेंट लीडर्स हु आर सिंगर्स बट नॉट इंडियंस। इज दैट क्लियर? ऐसी चीजें हमें ऑब्जर्व करनी है जो कि हमारे लीडर्स तो हो, राइट, जो कि हमारे लीडर्स तो हो और सिंगर्स हो, बट इंडियंस नहीं होने चाहिए। तो इंडियन क्या आपका सर्कल में था, सर्कल में अगर इंडियन था तो सर्कल के बाहर जो भी ट्राइंगल और रेक्टेंगल में कॉमन होगा वही होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, दैट इज के ही कॉमन है आपके लीडर्स और सिंगर्स में। और यहाँ कंडीशन लगा दी बच्चों की इंडियंस नहीं होने चाहिए, और इंडियंस किस में थे, सर्कल में, दैट मीन्स ऑप्शन इज सी। अगले सवाल पे चलते हैं। दिस इज अनदर वेन डायग्राम इज गिवन इन विच सर्कल रिप्रेजेंट फीमेल्स, दीज आर फीमेल्स, right? Square represent technical team, technical staff. Square represent technical staff, rectangle represent MBA, and triangle represent executives, right? Executives. And what is question being asked is, क्वेश्चन है हाउ मेनी फीमेल्स आर एग्जीक्यूटिव। यहाँ पे बच्चों कोई भी कंडीशन नहीं लगाई हुई है कि वो ये नहीं होने चाहिए, ये होने चाहिए। इट इज सिंपली बीइंग आस्क्ड कि कौन सी फीमेल जो है वो एग्जीक्यूटिव्स है। इज दैट क्लियर? तो लेट्स सी कौन सी फीमेल्स हमारी एग्जीक्यूटिव्स है। तो फीमेल और एग्जीक्यूटिव्स में कॉमन क्या है बच्चों, एग्जीक्यूटिव्स आपका ट्राइंगल इसमें आ रहा है और फीमेल्स आपके इस सर्कल के अंदर आ रहे हैं। तो क्या ये 5 ही सिर्फ कंटेन हो रहा है? दो दे आर MBA होल्डर्स ऑल्सो, बट स्टिल there is only condition that they have to be female and executives. So answer will be 5, right? So answer is 5, that is option number C is correct. So next, let's take next question. Okay, यहाँ पे बच्चों कह रहा है कि क्या रिप्रेजेंट करेगा मेल कजन्स एंड नेफ्यूज, राइट, कि मेल कजन्स और नेफ्यूज, राइट। अब बच्चों नेफ्यू जो होता है, नेफ्यू इज इटसेल्फ अ मेल जेंडर, राइट। ये क्या है, ये ऑलरेडी मेल होता है। नेफ्यू कौन होता है भाई, भतीजा या भांजा, भाई का बेटा या बहन का बेटा। तो ऑलरेडी नेफ्यू जो होते हैं वो मेल जेंडर्स में होते हैं। तो सीधी सी बात है, मेल के अंदर ही आपके नेफ्यू आ गए, मेल के अंदर ही नेफ्यू आ गए। बट स्टूडेंट, कजन कैन बी अ फीमेल एंड अ मेल एंड कैन बी अ नेफ्यू। इज दैट क्लियर? तो यहां से ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन ए इज करेक्ट, बिकॉज कजन कैन बी मेल एंड फीमेल बोथ। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, यू हैव टू रिप्रेजेंट मेल मदर्स एंड चिल्ड्रन, फीमेल, सॉरी, इट इज फीमेल मदर्स एंड चिल्ड्रन। ओके, ऑल मदर्स आर फीमेल, राइट, ऑल फीमेल्स में आपके मदर्स आ गए, फीमेल्स के अंदर मदर्स आ गए, बट चिल्ड्रन, बच्चा, children can be female and male both, but children cannot be a mother, right? So you have to pick a diagram, that is option number B, right?
सो दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट। आगे चलते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन हैव कम फ्रॉम द डॉट पार्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको इसको बहुत कंसंट्रेशन के साथ करना है, और यहाँ से 2, 3, 4 क्वेश्चंस हमेशा आते हैं स्टूडेंट्स। लेट्स सी क्वेश्चन कैसा बोल रहा है। अब आपको इसको करने का तरीका क्या होता है। यहाँ पे एक सर्कल है, ट्राइंगल और स्क्वायर है, और 2 डॉट्स दिए हैं, और उन्हीं 2 डॉट्स को आपको इसमें रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि एक डॉट आपका कॉमन है किसमें, एक सर्कल में और एक स्क्वायर में, जिसमें ट्राइंगल नहीं आ रहा। देखिए आप, ये जो पार्ट है इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ सर्कल आ रहा है और एक स्क्वायर आ रहा है। अगर हम इस डॉट की बात करें तो ये किस में आ रहा है, ये एक ट्राइंगल और एक स्क्वायर में आ रहा है, एक ट्राइंगल और एक स्क्वायर में आ रहा है। आपको ऐसा डायग्राम ढूंढना है जहां पे आप 2 पॉइंट्स पुट कर सकें कि एक सर्कल और ट्राइंगल में एक सर्कल और स्क्वायर में बन जाए और एक ट्राइंगल और स्क्वायर में बन जाए। लेट्स सी, अगर हम इसको इस फिगर को देखें तो अगर हम जैसे ही ट्राइंगल और स्क्वायर का लेंगे बच्चों तो इटसेल्फ सर्कल इज इंक्लूडेड, तो ये फिगर पॉसिबल नहीं है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, अगले ऑप्शन की तरफ। तो यहाँ पे सर्कल और स्क्वायर में हम एक डॉट पुट कर सकते हैं, बट व्हाट अबाउट ट्राइंगल एंड स्क्वायर, ट्राइंगल और स्क्वायर में भी हम एक डॉट पुट कर सकते हैं जहां पे सर्कल कॉमन नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ओनली। अगले सवाल में आप देखेंगे यहाँ पे जैसे ही आप ट्राइंगल और सर्कल के बीच में पुट करेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी ट्राइंगल आ जाएगा, कॉमन मिल जाएगा आपको, तो ये भी नहीं पॉसिबल होगा और ये भी नहीं पॉसिबल होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज ओनली पॉसिबल। जैसे एक मिल गया, दूसरे पे समय नहीं बर्बाद करेंगे आप, जल्दी से अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में बच्चों फिर से हम वही देखेंगे कि एक डॉट है आपका सर्कल और ट्राइंगल के बीच में, और एक डॉट है आपका ट्राइंगल और स्क्वायर के बीच में। अब इन्हीं 2 डॉट्स को हम पुट करने की कोशिश करेंगे। तो पहला सर्कल और ट्राइंगल क्या यहाँ पे रख सकते हैं, और फिर दूसरा ट्राइंगल और स्क्वायर यहाँ पे रख सकते हैं। सो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगर हम दूसरा ऑप्शन को भी देख के चलें तो ये पॉसिबल कैसे है बच्चों, यहाँ पे जैसे ही आप ट्राइंगल और स्क्वायर में आप जैसे ही एक डॉट पुट करेंगे, क्या सर्कल में आ गया ऑलरेडी, तो ये तो हमें लेना नहीं है, तो ये ऑप्शन ऑलरेडी इनकरेक्ट हो गया। अगेन सर्कल और स्क्वायर में जैसे ही आप डॉट लेंगे, सर्कल फिर से आ गया, तो दिस ऑप्शन इज अगेन रॉन्ग, राइट। यहाँ पे भी जैसे ही आपने ट्राइंगल और स्क्वायर में डॉट लिया, ये सर्कल के अंदर इनगल्फ हो गया, दैट मीन्स दिस ऑप्शन इज अगेन रॉन्ग। So let's move on to next question. So option A is correct. अब यहाँ पे बच्चों 3 डॉट्स आ गिवन। फर्स्ट डॉट, जो पहला डॉट है वो आपका सर्कल और स्क्वायर के बीच में है, जो सेकेंड डॉट है वो आपका सर्कल, स्क्वायर और ट्राइंगल के बीच में है, जो थर्ड डॉट है वो आपका सर्कल और ट्राइंगल के बीच में गिवन है। लेट्स फाइंड आउट। पहला हम पुट करने की कोशिश करेंगे, अगर यहाँ पे तीनों चीज आ भी गई, ये देखो ट्राइंगल, स्क्वायर और सर्कल के बीच में, यानी सेकंड ऑप्शन फिट हो गया। बट जैसे ही हम फर्स्ट ऑप्शन को फिट करने की कोशिश करेंगे सर्कल और स्क्वायर के अंदर, क्या ट्राइंगल भी उसमें फिर से आ जाएगा, दैट मीन्स ऑप्शन ए कैन नॉट बी पॉसिबल। अगेन सर्कल और स्क्वायर में आप एक डॉट यहाँ पे पुट कर सकते हैं, इज दैट क्लियर। अब जैसे ही हमने ट्राइंगल और सर्कल के अंदर पुट करने की कोशिश की, यहाँ पे ये ट्राइंगल एंड देन दिस वन इज सर्कल, क्या स्क्वायर के अंदर ही ये चीज आ रही है? Again, this is not possible to draw a common point between circle and triangle. So this option again is incorrect. Same goes with this question because बच्चा यहाँ पे जो triangle है और ये जो circle है, यहाँ पे आप जैसे ही point लेंगे वो square के अंदर already इनकाउंट हो जाएगा। That means option C is also not correct. Let's see question number D. ये तो correct होना ही होना है। यहाँ पे जहाँ पे circle और triangle पे हमने देखा एक point यहाँ ले सकते हैं, एक पॉइंट तीनों के बीच में कॉमन लेना है, यानी सर्कल, ट्राइंगल और स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे कॉमन हो जाएगा। एक पॉइंट सर्कल और स्क्वायर में चाहिए जो कि पॉइंट यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, और ये तीनों पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं, दैट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, दिस इज फ्रॉम डाइस, और डाइस के ऑपोजिट्स आपको निकालने आने चाहिए। भाई डाइस के ऑपोजिट निकालना कितना आसान होता है, यू हैव टू स्किप 1 रो और 1 कॉलम एंड यू विल गेट द ऑपोजिट ऑफ ईच नंबर। अगर इस ब्लैंक स्पेस से जाए तो हमें पता है इस ब्लैंक स्पेस का ऑपोजिट क्या होगा, इक्वल टू इस ब्लैंक स्पेस का ऑपोजिट विल बी दिस ब्लैंक स्पेस, एंड ये जो स्क्वायर है इस स्क्वायर का ऑपोजिट ये दोनों हो जाएंगे। कैसे भाई, ये आपस में जब मिलेंगे तो एक स्क्वायर बना लेंगे जहां पे ऊपर माइनस होगा और नीचे डॉट। ये किसका ऑपोजिट होगा, स्क्वायर का, इज दैट क्लियर। तो स्क्वायर का ऑपोजिट आपका ये होगा, स्क्वायर का ऑपोजिट आपका ये होगा, क्योंकि बच्चा ये पूरा प्रॉपर स्क्वायर कहाँ बन रहा है, ये प्रॉपर स्क्वायर बनाने के लिए आपको इन दोनों फिगर्स को आपस में जो बैक साइड जब जाएंगे तो दोनों चीजें मीट करेंगे, और जैसे ही मीट करेंगे तो ये आपका इस तरह का डायग्राम बनाएगा। तो सिमिलर सी बात है कि अब देखने की कोशिश करते हैं कौन कौन सा डाइस इसमें से पॉसिबल है अगर हम इसको फोल्ड करेंगे।
तो हमने कहा देखो एडजेसेंट देखते हैं, एक ब्लैंक स्पेस दिया है, उसके साथ इक्वल टू दिया है और उसके साथ ये दोनों पॉइंट्स दिए हैं। पॉइंट बस ये होता है कि कोई भी ऑपोजिट साथ में लाइन नहीं करना चाहिए। इक्वल टू का ऑपोजिट भले ही ये ब्लैंक स्पेस है, बट यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, दो ब्लैंक स्पेस और भी तो है, इसके साथ एक एडजेसेंट लगा हुआ है, दैट मीन्स इट कैन बी पॉसिबल, राइट। सो ऑप्शन नंबर ए इज पॉसिबल। अगर इसके साथ स्क्वायर आता बच्चों तो दिस डाइस इज नॉट पॉसिबल। अगले सवाल पे अगले ऑप्शन देखते हैं। बी जो है यहाँ पे 3 ब्लैंक स्पेस, 2 ब्लैंक स्पेस आर पॉसिबल क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट हैं, हम इन दोनों को देख सकते हैं, बट 3 ब्लैंक स्पेस मतलब एक ब्लैंक स्पेस दूसरे ब्लैंक स्पेस का ऑपोजिट हो जा रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे ऑपोजिट साथ में नहीं आ सकते। इज दैट क्लियर? तो ऑप्शन बी इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। अब ऑप्शन सी देखते हैं। ऑप्शन सी में क्या है, हमें एक ब्लैंक स्पेस दिया है, एक स्क्वायर दिया हो और एक इक्वल टू, क्या ये तीनों एडजेसेंट है? तीनों एडजेसेंट है तो कैन बी पॉसिबल। And second one is square and 2 blanks. These also 3 are adjacent. So option D is also possible. So you have to go with option number B for that. That is only A, C and D are possible and option number B is not possible. Is that clear? 15 सालों से ऑफलाइन क्लासेस में अपार सफलता के बाद मेजर कलसी क्लासेस आपके लिए लेके आया है एमकेसी का ऑनलाइन क्लास एमकेसी लर्निंग ऐप पर, जहां पर लाखों बच्चों की तरह आप भी घर बैठे कर सकते हैं रक्षा क्षेत्र में सफलता की सुनिश्चित तैयारी। एमकेसी के ऑनलाइन क्लासेस में आपकी पढ़ाई ऑफलाइन क्लासेस से कहीं भी अलग नहीं है। जो फैसिलिटीज हम आपको ऑफलाइन क्लासेस में प्रोवाइड करते हैं, सेम फैसिलिटीज हमने दी एमकेसी के ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम पे, एमकेसी लर्निंग ऐप पर, जहां आपको मिले डेली लाइव क्लासेस, साथ ही साथ रिकॉर्डेड लेक्चर, टीचिंग प्लान जिस प्रोजेक्शन से आप अपनी पूरी स्टडीज को कंप्लीट करेंगे, चैप्टर वाइज नोट्स मिलेंगे, डेली होगा आपके सामने असाइनमेंट्स, डाउट काउंटर फैसिलिटी, अपनी हर इंडिविजुअल समस्या को आप डाउट काउंटर में रख सकते हैं, उसका सॉल्यूशन मिलेगा आपको विद इन 24 आवर्स, ऑनलाइन टेस्ट, प्रॉपर इंटरैक्टिव सेशन जहां 1-to-1 अपने टीचर्स के साथ आप इंटरैक्ट कर सकते हैं, डेली अटेंडेंस जिससे मॉनिटर की जाएगी आपके अटेंडेंस और रेगुलरिटीज के विषय में, डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स, दैट मीन कुछ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड्स करने का भी अधिकार आपको होगा, डेली करंट अफेयर की क्लासेस चलेंगी और सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड टिप्स मिलेंगे। तो फिर इंतजार किस बात का है, फटाफट उठिए, तेजी के साथ डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर से एमकेसी लर्निंग ऐप का और बढ़ाइए अपना कदम रक्षा क्षेत्र की ओर। विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत। अगले सवाल को देखते हैं, अगेन फ्रॉम डाइस, राइट। डाइस में अब इसमें फिर से ऑपोजिट देख लेते हैं। भाई हमारा काम क्या है, तुरंत एक एक को स्किप करके दूसरे को पे जंप करना है। अगर हम स्क्वायर डार्क स्क्वायर को देख रहे हैं तो एक रो को पूरा स्किप किया, डॉट पे आ गए। भाई कैसे ऑपोजिट्स देखते हैं, एक रो या एक कॉलम को आपको स्किप करना पड़ता है आप उसके ऑपोजिट तक जाने का। अगर इस 4 डॉट की बात करें, 4 डॉट से आप इस साइड मूव करेंगे तो आपको जो भी सडन ऑपोजिट मिल रहा है, या तो आपको रो मिलेगा या तो कॉलम, आपको उसको स्किप कर देना है। तो इस 4 डॉट्स के बाद क्या आपको ये कॉलम मिला, आपने इसको स्किप किया और आप गए ब्लैंक सर्कल पे। अगर 5 डॉट्स के बाद क्या है, 5 डॉट्स वैसे भी जो बचे होते हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाते हैं, बट 5 डॉट के बाद आप फिर एक कॉलम स्किप करेंगे एंड यू विल गेट अ डार्क सर्कल। तो यहाँ पे हमारे ऑपोजिट क्लियर हो गए। अब 2 ऑपोजिट साथ में नहीं आ सकते, बस आपको इतना ध्यान देना है, अगर 2 ऑपोजिट साथ में आ गए तो वो ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे डार्क सर्कल है, 4 डॉट के साथ आपका 5 डॉट दिया हुआ है, राइट। तो दिस इज पॉसिबल बिकॉज 4 डॉट 5 डॉट और आपका ये तीनों आपको एडजेसेंट भी दिख रहे हैं, तो दिस इज पॉसिबल एंड यू हैव टू फाइंड आउट विच ऑफ द क्यूब कैन नॉट बी फॉर्म्ड। आपको बताना है इनमें से कौन सा क्यूब नहीं बन पाएगा, इस चीज का भी बहुत ध्यान देना है। तो ये क्या बन पाएगा, क्योंकि ये तीनों एडजेसेंट है तो ये जब आप फोल्ड करेंगे तो ये तीनों साथ में ही आएंगे, ऑपोजिट तो इसके साथ है नहीं, तो यानी ये पॉसिबल है। अगर हमने बोला इस डॉट और 4 डॉट और सर्कल की बात करें, भाई ये तीनों जब आप रैप करेंगे तो ये दोनों साथ में आ जाएंगे, क्योंकि डॉट, बस हमें ये देखना है कि 4 डॉट के साथ आपका ब्लैंक सर्कल नहीं आ सकता, 5 डॉट के साथ आपका कलर्ड सर्कल नहीं आ सकता, इज दैट क्लियर, एंड आपका कलर्ड स्क्वायर के साथ आपका सिंगल डॉट नहीं आ सकता। ये चीजें आपको बस नोट करनी है। तो यहाँ पे क्या दिया है, 4 डॉट और फिर डार्क सर्कल और 1 डॉट, दैट मीन्स नन ऑफ द ऑपोजिट्स आर इन्वॉल्व्ड इन इट। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट। ऑप्शन सी पे देखते हैं, डार्क सर्कल, कलर्ड सर्कल और 4, इसमें इसके साथ ये नहीं आ सकता, क्या है, नहीं, यानी ये तो सही है। अब यहाँ पे देखते हैं, इसके साथ ये नहीं आ सकता, नहीं है, यानी ये भी सही है। 4 डॉट के साथ ये नहीं आ सकता, क्या है, नहीं है, यानी ऑप्शन सी इज अगेन करेक्ट। बट लेट्स टॉक अबाउट ऑप्शन नंबर डी। 4 के साथ बच्चों आपको देखो ऑपोजिट यहाँ पे साथ में इन्वॉल्व हो गया, ये 5 डॉट के साथ कलर्ड सर्कल आ गया,
दैट मीन्स ऑप्शन डी इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज आपने कहा कि ये जब फोल्ड होगा एक डाइस में आपको ऑपोजिट पड़ जाएगा, राइट? अगर 5 डॉट्स आपके यहाँ पे हैं तो इसके जस्ट डाउन साइड पे आपको कलर्ड सर्कल दिखना चाहिए, और ऑपोजिट एक साथ कभी भी डाइस में नहीं दिखते। तो योर ऑप्शन नंबर विल बी डी करेक्ट एंड ऑल द ऑप्शंस आर सेम, राइट? क्वेश्चन नंबर 26, दिस इज फ्रॉम नंबर सीरीज। अब नंबर सीरीज को आप इस सीरीज को क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो आप यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे बच्चों, 1 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 27 है, राइट? यहाँ पे डिफरेंस 64 है, और ये क्या है? 1 का क्यूब, दिस इज 2 का क्यूब, दिस इज 3 का क्यूब, दिस इज 4 का क्यूब, एंड नेक्स्ट थिंग विल बी 5 का क्यूब, दैट इज 125, एंड व्हेन you will add 125 to 107, you will get 232. That is option number C. Is that clear? नंबर सीरीज में डायरेक्टली डिफरेंस देखिए, डिफरेंस में क्या थे? क्यूब इनवर्ड्स थे हर लेटर के, तो हमने कहा लास्ट लेटर विल बी 125 का क्यूब विल बी एडेड टू दिस वन, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ओके, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम नाउ सिटिंग अरेंजमेंट। वी विल ड्रॉ द अरेंजमेंट and then we'll see what questions are being asked. Okay, अब एक circular ring में 6 friends are playing cards. Let's draw a circle. Okay, 1 2 3 4 5 and 6. How many people are there? 7 people are there, so you have to create one more space. Now 7 people are being seated in this circular ring, and you have to draw let them be seated in their position by the given instructions. Let's start. F is second. अब जब कार्ड्स खेल रहे हैं तो उनका मुंह किधर साइड होगा बच्चों? दे आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, सबका अंदर की तरफ मुंह है, तो इसका मतलब राइट साइड सबका ये होगा और लेफ्ट साइड सबका ये होगा। ये तो आपको क्लियर होना चाहिए। F जो है वो G के सेकंड राइट में, अगर G को हम यहाँ बैठा दें तो F जो है वो G के सेकंड राइट पे बैठ गया है। लेट्स सी, B इज नेबर ऑफ F एंड नॉट नेबर ऑफ E। अब B यहाँ पे भी बैठ सकता है, यहाँ पे भी बैठ सकता है। अभी हम इस चीज पे क्लियर नहीं है तो हम इसको ड्रॉ नहीं करेंगे। E इज नेबर ऑफ C एंड फिफ्थ टू द राइट ऑफ G। G के फिफ्थ राइट पे E बैठा है। क्या हमें G पता है कहाँ है? तो हमने बोला फिफ्थ राइट देखते हैं कहाँ है, क्या E यहाँ पे आएगा? राइट साइड से फिफ्थ पोजीशन ये है, और C नेबर है E का, या तो C यहाँ बैठेगा या तो C यहाँ पे बैठेगा। लेट्स सी, D इज बिटवीन E एंड A। D क्या है? E और A के बिटवीन है। अगर D को यहाँ बैठाते तो E और A आना चाहिए था, यहाँ G है, तो क्या A को यहाँ बैठाना पड़ेगा तभी D यहाँ पे बैठ पाएगा, राइट? अब जो बची चीजें जो हमने स्टेटमेंट छोड़ी है उनको देख लेते हैं। हमने क्या दिया हुआ था कि C जो है वो नेबर है E का, दैट मीन्स C यहाँ पे बैठेगा और B यहाँ पे बैठेगा। तो योर डायग्राम इज नाउ कंप्लीटेड। लेट्स सी, क्वेश्चन में क्या पूछा है? हु इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ G। G के फोर्थ लेफ्ट में कौन है? दैट मीन्स लेफ्ट डायरेक्शन इज दिस डायरेक्शन, तो 1 2 3 4 यू विल गेट A, राइट? सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला सवाल भी बच्चों इसी से रिलेटेड है, आपका सेम सिटिंग अरेंजमेंट दिया है और इसी से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि हु इज लेफ्ट टू G। G के जस्ट डायरेक्टली लेफ्ट में कौन है? दैट इज C। सो आंसर इज B। इज दैट क्लियर? सिटिंग अरेंजमेंट में सिटिंग अरेंजमेंट दे सकता है, उससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं मोस्टली। तो अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम कैलेंडर, राइट? कैलेंडर में बोला गया है कि माई ब्रदर इज 562 डेज ओल्डर देन मी while my sister is 75 weeks older than him, right? If my sister was born on Tuesday, then which day was I born? Let's see, भाई आज उसकी सिस्टर का वो जो बात कर रही है, दैट द फीमेल मेंबर, उसका कुछ डेट ऑफ बर्थ होगा एंड उससे 562 डेज ओल्डर है उसका ब्रदर, एंड देन उसके ब्रदर से 75 वीक्स ओल्डर है उसकी एक और सिस्टर। इज दैट क्लियर? तो यानी कि हमें यहां से यहां तक का गैप देखना है, पहले कितने डेज कैलकुलेट हो जा रहे हैं। तो हमने कहा 75 वीक्स है, इसको पहले हम डेज में कैलकुलेट करते हैं। तो ये कितना आ गया? ये आ गया आपका 525। इज दैट क्लियर? एंड इसमें अब आप ये वाले डेज भी ऐड करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ तो इसका दिया है, दैट मीन्स सिस्टर इज बोर्न ऑन ट्यूसडे। तो आप ऑड नंबर ऑफ डेज देखेंगे और उसके बाद आप यहां तक पहुंच जाएंगे, राइट? सिंपली ऑड नंबर ऑफ डेज निकालना है। तो यहां पे कितने डेज आ गए स्टूडेंट्स?
525 डेज। तो यहां से यहां तक डेज का गैप कितना हो गया? 525 प्लस 562, दैट इज 1087 डेज, यानी कि उसकी बड़ी बहन उससे 1087 डेज बड़ी है। एंड हाउ विल यू गेट द डे? यू विल फाइंड द number of odd days. When you divide it by 7, you have to check what is the remainder. You don't have to focus on question, you have to focus on remainders. इसको अगर हमने divide किया तो you will get remainder, you will get the remainder 2, right? You will get the remainder 2. और अगर ये Tuesday को हुई है तो Tuesday में +2 ऐड कर दो, that is Wednesday, and then comes Thursday. Is that clear? तो बच्चों आफ्टर और बिफोर का भी बहुत ध्यान देना। अगर इसका ट्यूसडे दिया होता तो आप नंबर ऑफ डेज निकाल के ट्यूसडे से 2 डेज माइनस करके बड़ी बहन का निकालते। इज दैट क्लियर? अब क्योंकि बड़ा जो छोटा भाई बहन है वो आगे की जनरेशन में आ रहा है, मतलब आगे समय पे आ रहा है, तो आपका जो ऑलरेडी डे दिया है आप उसमें नंबर ऑफ ऑड डेज जोड़ देंगे। इज दैट क्लियर? सो ऑप्शन इज बी, राइट? अगले सवाल की तरफ चलते हैं। That is question number 30 is from embedding figures. आपको ये जो डायग्राम दिया हुआ है इन फिगर्स में एज इट इज ढूंढना है, राइट? ये फिगर हमने ध्यान से देखा, अगर ये यहाँ तक तो कंप्लीट है, अगर ये ऐसा होता तो हमें डायग्राम मिल जाता। तो ऑप्शन नंबर ए इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी को अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करें बच्चों, तो क्या यहाँ पे ये फिगर आपको मिल रहा है? ये इन्वर्ट करके दिया हुआ है, राइट? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर सी में भी आपको नहीं मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी में भी आपको नहीं मिलेगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इज दैट क्लियर? एम्बेडिंग फिगर के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, तो यू हैव टू फोकस, राइट? क्वेश्चन नंबर 31 इज फ्रॉम मिसिंग नंबर्स. यू हैव टू फाइंड आउट विच लेटर विल कम इन बिटवीन द क्वेश्चन मार्क. बच्चों आप पहले जब इन क्वेश्चंस को करेंगे तो आप पहले वीडियो पॉज करके आप खुद क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, एंड जब आपको क्वेश्चंस खुद से नहीं होंगे देन यू विल रिफर टू द आंसर्स. इज दैट क्लियर? सारे क्वेश्चंस में आप यही प्रोसीजर करेंगे. आइए देखते हैं इसके आंसर्स कैसे आएंगे. हमने कहा ये लिखा हुआ है 8, 9, 8, 4, 8 and 3. This is 7, 6, 7 and this is 49. How will we get 49? Right? This question will come 35. 35 क्या 32 के पास आता है? That means 4 into 8 plus 3. That is 35. Let's see दूसरे पे अप्लाई होता है कि नहीं होता. 7 into 6 that is 42. 42 plus 7 that is 49. That means you have to multiply both the numbers and then add the third number. That means 9 into 8 is 72 and then 72 plus 9 that is 81. That is option number B is correct. Right? Let's see the next question. Question number 34. Okay, this is the question from miscellaneous section, that is the direction and distances involved in it. Amit goes 5 kilometer in each direction. जो बोलता जाता है बस वो करते जाना है. अमित का यहाँ पे होगा. And he goes 5 kilometer in each direction. Let it. ठीक है, तो 5 किलोमीटर each direction में चला गया and then he turned right. If his right direction will be in the downward direction and he will move 5 kilometer and okay 5 kilometer again turn left and walk 7 kilometers. Amit turn 5 kilometer in each direction and then turn right and walk 5 kilometer, again turn left and walk 7 kilometer. यानी यहाँ से अब वो लेफ्ट टर्न करेगा and you have to know कि यहाँ से जब वो लेफ्ट टर्न मूव करेगा तो उसका लेफ्ट इस डायरेक्शन में होगा. तो दिस इज 7. तो यू हैव टू फाइंड आउट द डायरेक्शन एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट. भाई यहाँ से और यहाँ तक का आपको डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पता करना है. दैट मीन्स दिस डिस्टेंस. तो हाउ विल यू गेट this will also be 5 and this will also be 5. तो ये क्या है बच्चों? ये 12 हो गया, right? This is 5 and this is 12 and you already know that 5, 12 and 13 creates a triplet. तो hypotenuse will be 13 or you can apply Pythagoras rule, that is 5 square plus 12 square which is equals to 13 square. Under root of this will be, you will get 13, so your answer will be 13. So this distance is 13, but in which direction it is? It is in the direction of, this is north, south, east, and this is this direction. This is southeast direction. So option B is correct, right? अगले सवाल को देखते हैं. That is question number 33. This is from, this question is from blood and relation, right? ब्लड रिलेशन के ये पॉइंटिंग फिगर्स को क्वेश्चन आप कैसे करते हैं बच्चे? इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा. व्हेन यू स्टार्ट द स्टेटमेंट बाय माई, राइट?
आपको स्टेटमेंट को पढ़ना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ वुमन अ मैन सेज, एक लड़की को देख के एक आदमी क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि हर मदर इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ द ग्रैंडफादर ऑफ माई सन। दिस स्टेटमेंट इज कंफ्यूजिंग, सो व्हाट विल यू डू? जो भी इंसान बोल रहा है दिस मैन इज सेइंग, तो यू हैव टू पुट वन नंबर टू दैट मैन, राइट। और ये अगर मैं अपने से किसी इंसान का रिलेशन बताना शुरू करूंगी कि दिस वुमेन कैसे रिलेटेड है, सो बाय मी सो एंड सो दिस वुमेन इज रिलेटेड, तो आई विल स्टार्ट इट बाय माई सेल्फ। सो बोल कौन रहा है? वन, दैट इज माई, एंड देन यू विल मूव इन द राइट हैंड डायरेक्शन, यू विल पुट 2 टू द सन, एंड देन जब वहां पे कोई रिलेशन नहीं बचे तो आप बैकवर्ड डायरेक्शन में इनकी नंबरिंग करते चले जाते हैं। दैट इज ग्रैंडफादर विल गेट 3, डॉटर इन लॉ विल गेट 4, राइट। हर मदर, हमेशा हमें बच्चों क्लास में सिखाया गया है कि हमने कहा कि हमेशा मदर को मार्क नहीं करते, उसके बाद लास्टली हम ये, क्योंकि हर मदर इज द ओनली डॉटर इन लॉ, यहाँ जो मदर है और जो डॉटर इन लॉ है वो सेम पर्सन हो जाते हैं। इज दैट क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट मेकिंग द डायग्राम। माई कौन बोल रहा है? मेल, तो मेल मेंबर हम ट्राइंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। मेल मेंबर हम ट्राइंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमने बोल दिया भाई यही इंसान बोल रहा है। ये इंसान क्या बोल रहा है कि मेरा बेटा, दैट इज 2, बेटा इज अगेन मेल, तो वी विल रिप्रेजेंट इट इन ट्राइंगल। मेरे बेटे, क्या अब क्वेश्चन रिवर्स में, क्योंकि यहां तक हमारा स्टेटमेंट खत्म, अब इसके बाद हम रिवर्स मूव करेंगे। मेरे बेटे के ग्रैंडफादर, दैट मीन्स इसके फादर, दैट इज ऑप्शन, पॉइंट इज 3, मेरे बेटे के ग्रैंडफादर, राइट। और उनकी अब कौन? डॉटर इन लॉ, हु, एंड दिस वर्ड इज यूज्ड ओनली डॉटर इन लॉ, दैट मीन्स दिस मैन्स वाइफ, दिस मैन्स वाइफ इज द ओनली डॉटर इन लॉ, दैट मीन्स बहू। इस आदमी की जो बहू होगी दैट इज 4, एंड वी विल रिप्रेजेंट इट इन सर्कल बिकॉज शी इज अ फीमेल। अब वही फीमेल कौन है? दिस डॉटर इन लॉ इज द मदर, किसकी मदर? उस लड़की की जिस लड़की को उसने फीमेल रिप्रेजेंट किया है, यानी ये लड़की किसकी मदर है? ऑप्शन नंबर 5, उस वुमेन की। इज दैट क्लियर? एंड ये हस्बैंड वाइफ है, उनका ऑलरेडी एक बेटा है और ये उसकी मम्मी है, दैट मीन्स दीज आर सिबलिंग्स। लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड, हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू द मेन? This woman, that means you have to connect the last number, that is the last number is 5, you have to connect 5 number with the first number, that is 1. So this woman is related to this man by how? By which relation? That means this woman is the daughter of that woman, right? वो अपनी बेटी के बारे में बता रहा था कि वो मेरे बेटे के दादा की इकलौती बहू की बेटी है। Is that clear? So option C is correct. अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 35 यू कैन डू इट बाय 150 रूल और बाय वेन डायग्राम, ठीक है। सम पुअर आर रिच, सम रिच आर नेता, ऑल नेता आर इंजीनियर। लेट्स ड्रॉ इट। सम पुअर, इफ दिस सर्कल रिप्रेजेंट पुअर, तो इसका सम आर रिच, ओके, एंड रिच का सम आर नेता, ओके, सम आर नेता, एंड देन क्या बोला है? ऑल नेताज आर इंजीनियर्स। तो नेता का ऑल यानी कि सारे नेता किसके अंदर आ गए? हमारे इंजीनियर्स के। इज दैट क्लियर? सारे नेता आ गए हमारे इंजीनियर्स के। अब हम कंक्लूजन पे चलते हैं, कंक्लूजन को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। सम पुअर आर नेता, क्या पुअर और नेता का कोई भी कनेक्शन है यहाँ पे? नहीं, दैट मीन्स ऑप्शन 1, सो कंक्लूजन 1 इज इनकरेक्ट। सम इंजीनियर्स आर नेता एंड रिच, क्या भाई सम इंजीनियर जो होंगे वो नेता होंगे कि नहीं? इंजीनियर्स के अंदर नेता आ रहा है, यानी पहला चीज सही। एंड रिच, क्या कुछ इंजीनियर्स यहाँ पे रिच भी हो जा रहे हैं? दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ऑल इंजीनियर्स आर रिच एंड पुअर, सारे इंजीनियर्स क्या रिच हैं और पुअर हैं? बिल्कुल भी नहीं। इंजीनियर्स का रिच सेक्शन यहाँ पे और पुअर से तो उसका कोई लेना देना ही नहीं। दैट मीन्स ऑप्शन 3 इज इनकरेक्ट। तो इसका आंसर होगा ओनली कंक्लूजन 2 इज करेक्ट एंड रेस्ट आर फॉल्स। दैट इज ऑप्शन नंबर सी, राइट? दैट इज ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। अब अपने लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। 35 में अगेन ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ गया। इसको देखते हैं कैसे करेंगे। हमने लिखा डांसर, एंड डांसर को क्या लिखा गया है? डांसर को लिखा गया है आपका DGEPSF। तो हाउ विल यू राइट पब्लिक? ठीक है। Again students, first of all you will do it by numbering. D is 4, A1, N14, C3, E5 and R is
18, D again 4, G7, E5, P16, S19 and FS6. Is that clear? तो हमने इसको लिंक करने की कोशिश की एंड देन यू विल गेट स्टूडेंट्स कि यहाँ पे कनेक्शन कैसा बना हुआ है. यू विल सी कि यहाँ पे कनेक्शन ऐसा बना हुआ है कि यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे +3 किया गया है एंड देन यहाँ 1 था तो यहाँ पे अगेन +3 किया गया है. यहाँ 14 था तो देन +2 इज एडेड टू इट एंड 3 था तो यहाँ पे +2 ऐड करके 5 आया है. 5 था तो यहाँ पे +2 करके 6 आया है, +1 ऐड करके 6 आया है. 18 था तो +1 ऐड करके 19 आया है. तो सिमिलरली आप इसको भी कर लेंगे. P का पोजीशन क्या है स्टूडेंट्स? P का पोजीशन है आपका, एक सेकेंड, P इज 16, U इज 21, B2, L13, L12, L12, I9, C इज 3. तो क्रॉस में लिखते हैं, यहाँ पे आना चाहिए 17, +3 16 + 3 दैट इज 19. यहाँ पे S आना चाहिए. तो आप वो देखिए जहाँ पे सेकंड ऑप्शन S है, यानी ये ऑप्शन होगा ही नहीं. 21 + 3 दैट इज 24. सो लेटर शुड बी स्टार्टेड विद X. ऑल द 3 पॉसिबल आर नाउ, राइट. तो यहाँ पे +2 करना है हमें, अगेन +2 बस क्रॉस में लिखना है इन चीज़ों को. तो यहाँ पे 12 + 2 दैट इज 14. 14 किसका होता है? N. तो ऑप्शन अगेन यहाँ पे 2 + 4, 2 + 2 दैट इज D. फिर 1 ऐड करेंगे 9 में दैट इज 10 जो J का होता है. C में 1 ऐड करेंगे जो कि D होता है. तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट. हो ये कौन सा ऑप्शन है? दैट इज ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट. इज दैट क्लियर? तो this is the model paper of FCAT. I hope you have tried it by yourself and then you have referred to the video. So and you have also liked the question and this is the similar pattern which comes to your exam. So थैंक यू एवरीवन. जय हिंद. वो कहते हैं ना कि हर योद्धा का सबसे ज्यादा भरोसा उसकी तलवार पर होता है, क्योंकि उसकी बदौलत ही वो हर युद्ध को जीतता है या फिर हारता है. ठीक वैसे ही आपकी तलवार है आपकी किताबें, जो आपका करियर बनाती हैं और आपके ड्रीम्स को पूरा करती हैं. इसलिए मेजर कलसी क्लासेस लेकर आया है रक्षा क्षेत्र की सभी परीक्षा की तैयारी के लिए एमकेसी पब्लिकेशन की तरफ से वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस प्रिपरेशन बुक. क्योंकि एमकेसी पब्लिकेशन केवल बनाता है डिफेंस ओरिएंटेड बुक 15 साल के बेहतरीन अनुभव के आधार पे. साथ ही हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में आप इन बुक्स को प्राप्त कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेंगे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, चैप्टर वाइज कंप्लीट थ्योरी, साथ ही साथ चैप्टर वाइज सब टॉपिक एनालिसिस विद प्रॉपर एग्जांपल, और साथ ही साथ बेहतरीन कलेक्शन सब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को आपको मिलेंगे और बेहतरीन मिसलेनियस और प्रीवियस ईयर का कलेक्शन, जिसके माध्यम से आप ज्यादा से ज्यादा सब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की और मिसलेनियस और प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके ये रियलाइज कर पाए कि वाकई में एग्जाम का स्टैंडर्ड क्या है और कैसे खुद को बेहतर करके मेहनत करके अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित करना है. तो आज ही ऑर्डर करिए अपनी तैयारी के लिए और डिफेंस में निश्चित सफलता के लिए dlp.majorkalsiclasses.com पर, या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं 9696330033 पर. और यही होगा माध्यम जिससे आप पाएंगे रक्षा क्षेत्र में निश्चित रूप से सफलता. तो कीजिए अपनी सफलता की बुलंदी की शुरुआत एमकेसी पब्लिकेशन की बुक के साथ. तो विश यू ऑल गुड लक. जय हिंद, जय भारत.